जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो 12 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में यूपीपीसीएस पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसको हम डिस्कस आपके साथ में कर रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, अब तक हमने 2019 22 2019 20 21 22 तक के जो सी सेट के क्वेश्चन थे वह आपके साथ में डिस्कस किए और चर्चा का बिंदु बनाए। डिटेल्स में आपको पूर्ण रूप से वो क्लासेस प्रोवाइड करवाएं। आज की जो हमारी परिचर्चा होगी, आज की जो क्लास है वह 2000 यूपीपीसीएस 23 का एग्जाम हमने लिया है क्वेश्चन पेपर, उसका जो सीरीज नंबर है वो सी है। डियर देखिए, ये आपको यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर ये पेपर नहीं मिलने का है। मैंने भी इधर उधर की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है, ठीक है, तो मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पर गोल दिया जाएगा। इन सब के अलावा कोई भी आपका डाउट है वो 1 to 1 क्लियर किया जाएगा। खास तौर पर जूम मीटिंग के माध्यम से वीकेंड पर आपको समझाया जाएगा और आपको पर टेस्ट 50 रुपीज़ में दिया जाएगा। उसका आपको सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। डियर, इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा 2025 26 और 27 को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके वनडे या फिर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा होने जा रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट रिवीजन क्लासेस सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास जो स्टार्ट होने जा रही है वो इकोनॉमी से होगी, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, और हम नवंबर से आपके साथ में करंट अफेयर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस के माध्यम से चर्चा का बिंदु बनाने का प्रयास करेंगे प्यारे। तो चलिए समय न गवाते हुए हमने आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया गया। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्लास में मैं एक और बात बता दूं, देखिए जो सी सेट होता है डियर, यूपीपीसीएस का जो सेकंड पेपर होता है सी सेट जिसको हम कहते हैं, इसमें कई पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें इंग्लिश से क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ से क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन मिलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खासतौर पर सॉरी इसमें क्वेश्चन आपसे कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, और एक आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से भी आपके क्वेश्चन डियर देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो आज की जो क्लासेस है, हम आज की क्लासेस में आपसे जो चर्चा का बिंदु बनाएंगे, उसमें हम आज की क्लासेस में हिंदी के क्वेश्चन प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हम आपके साथ में चर्चा का बिंदु बनाएंगे, और कॉम्प्रहेंसिव मैथ और रीजनिंग पर जो होगी हमारी वो सेकंड जो क्लास होगा, इसका पार्ट नंबर सेकंड, उसमें हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब चाहे क्या कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। देखो डियर, आप लाइक नहीं करते हैं, हम आपके साथ में तत्पर रहें, लेकिन आप थोड़ी सी कंजूसी अपने आप में बरत रहे हैं। तो लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करें, अपना फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन, आराम से समझना क्वेश्चन को और बताने का प्रयास करना। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। देखो, हर एक क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको तद्भव और तत्सम शब्द दिखाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि 1 से 3 तक क्वेश्चन आपके तत्सम तद्भव से आते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको एक बार डियर एस्पिरेंट्स पुनः आपको क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे बने और आपको उसको पिक कर सके। तो बताइएगा तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है।
1 सेकेंड रुकेगा, ये पहले क्वेश्चन पे ही इधर उधर घूमने लग रहा है। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ तो शायद ना चीजें करें ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब भी कर रहा है क्या? ओके, अभी भी कर रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम लिखेंगे ताकि चीजें एकदम क्लियर समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है प्यारे। क्वेश्चन नंबर पहला, जी हाँ, कि आपको इसमें से क्या बताना है, तद्भव इसमें से आपको बताना है कौन सा है। देखिए मैंने आपको कई ट्रिक भी बताई कि तत्सम और तद्भव के बारे में। जैसे अश्रु है, अश्रु जो शब्द है जिसको अश्रु कहते हैं, ये शब्द आपका तत्सम शब्द है डियर। ये कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है। अषाढ़ की बात कर लें, इसमें आधा स इस तरीके से पेट चिरे वाला स है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। अंधकार जो शब्द है, इसमें अंक की बिंदी, अंधकार जहां पर अंक की बिंदी होती है, जहां पर आपका चंद्र बिंदु आता है वह आपका तद्भव होता है। आंख जो शब्द होता है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, जिन शब्दों में से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें। अब देखो जिसमें इसमें देखो यहाँ पर आपको कुछ निशान भी लगे हुए दिखेंगे, उनको आपको नहीं मानना है। जो हम ब्लू कलर से आपको निशान लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर से हम जो नोट डाउन कर रहे हैं उसको आप सत्य मानिएगा। बाकी का इस पर जो भी आपको निशान दिख रहे हैं ऑप्शन बी सी पर ब्लैक मार्क से, उसको मत मानिएगा। ठीक है, जिन शब्दों से काम करना, देखो अब इसमें क्या है, काम करना या होना पाया जाता हो तो उसको क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं अपूर्ण क्रिया। देखो अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जो अभी पूरी रूप से नहीं हुई हो उसको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। और ये कह रहा है काम करना या होना पाया जाता हो, क्रिया विशेषण, इसमें विशेषण की बात तो की गई नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, तो इसमें क्या है, क्रिया कहते हैं। ऑफकोर्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। काम का होना पाया जाए या फिर काम का करना पाया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, देखिएगा। जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया में कौन सा वाच्य है? आपको क्या बताना है कि जिला अधिकारी ने सबको निर्देश दिया है किस चीज का? उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा वाच्य है? इसमें कर्म वाच्य है या फिर कर्म एवं कृत्य वाच्य है, या फिर आप देखोगे उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर कृत्य वाच्य है। अब देखो उसने उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ये उसका एक कृत वाच्य है, कर्म वाच्य नहीं होगा कि वो अपना काम कर रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या होगा प्यारे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका है ये कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, प्रभाव। अब प्रभाव का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? देखो प्रभाव मतलब कि किसी के ऊपर प्रभाव जमाना हो, उसको परसुएट करना हो, तो विग्रह, दबाव, महिमा, सामर्थ्य। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें नहीं है। जैसे अगर आप किसी का सामर्थ्य करते हैं तो भी आता है प्रभाव, महिमा मंडप तो भी उसका प्रभाव होता है, दबाव भी प्रभाव में आता है। लेकिन जो विग्रह होता है डियर, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे, यही इसमें गलत है। ठीक है, गलत ही आपसे पूछा गया है, अर्थ नहीं है तो विग्रह इसका अर्थ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपने शुद्ध वर्तनी तो जानते होंगे क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं और यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और हिंदी पर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होगी। तो बताइएगा इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा इसमें से शुद्ध है। जैसे बाजार, देखिए बाजार कदापि नहीं होता है तो ये तो होगा नहीं। बाजार, अगर हम देखें बाजार, बाजार इसका शुद्ध वाक्य होता है। जबकि अगर हम देखें कालीदास, नहीं, ये जो कालीदास है ये गलत लिखा हुआ है प्यारे, ये ऐसे होता है कालीदास, ये है बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है। ठीक है, बारात होता है ना कि बारात होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पर्यायवाची मतलब कि एक से अधिक होते हैं,
है ना। किसी भी एक नाम के, जैसे गुलाब है तो उसके भी कई होंगे, कमल का है तो उसके भी कई होंगे, पानी है तो उसके भी कई होंगे, और उसके साथ साथ अग्नि है तो उसके भी कई होंगे। तो वैसे ही सरस्वती है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? शारदा, भागी सा, भारती, वाणी, हेम, हिरण्य, या गिरा, वीणा, पानी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेंट आंसर। देखिए यहाँ पर शारदा और भागीसा, ये भागीरथी याद कीजिएगा, भागीसा ये शारदा की जो बात की जा रही है ये गंगा की है। भारती और वाणी की बात कर लें, ये भी आपका क्या है, सॉरी, ये जो आपका शारदा भागीसा ये सरस्वती का है, भारती और वाणी ये भी सरस्वती का है, गिरा और वीणा पानी की बात कर लें ये भी आपका सरस्वती का है। इसमें से आपको क्या बताना था कि इसका पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें खास तौर पर आपको देखने को मिलेगा हेम और हिरण्य। क्या है? हेम और हिरण्य। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 7, देखिए। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लक्षणिक अर्थ सहित सही है? अब देखो यहाँ पर क्या है, एक लोकोक्ति पूछा गया है और उसमें भी आपसे पूछ रहा है लक्षणिक अर्थ सहित सही है। जैसे जे बोले सो घी को जाए, जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण होगा। जी जाए घी ना जाए, दान देने वाला। जर का जोर पूरा और अब सब अधूरा है, से जीना। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना। या फिर टंके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? मैं इसमें हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि ये जो लोकोक्ति है वो तो मजे की लोकोक्ति इन्होंने इसमें पूछी थी। देखो पढ़ के थोड़ा आनंद आया है मुझे, अनुभूति मिली है। जैसे जर का जोर पूरा और सब कुछ अधूरा, स्वाभिमान से जीना। सब कुछ जब अधूरा है तो आप स्वाभिमान से कैसे जी सकते हैं महोदय? तो ये तो आपका गलत होगा। जे बोले सो घी को जाए, महाकृपा, कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। जी जाए घी ना जाए, मतलब कि जान जाए। एक कहावत कही जाती है, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, मतलब कि चाहे शरीर चला जाए परंतु पैसा ना जाए। महाकंजूसों के लिए शब्द को यूज किया गया है, ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। लेकिन हाँ, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है, ये बात सही है। इसमें जो लोकोक्ति का लक्षणिक अर्थ सहित बताया गया है कि टके का सब कुछ सब खेल है और पैसा सब कुछ बोलता है, ये बात सही है। केस भी मुझे लगता है कि बदल जाते हैं, और उसके साथ साथ आप देखोगे न्यायाधीश भी खरीदे जाते हैं, सरकार भी अपने अंडर में काम करने लगती है। तो पैसा का सब खेल है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में अब आपको संधि बतानी है प्यारे। संधि से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 1000 संधियां पढ़ लें, फिर आप देखें उसमें कौन सी संधि पूछी जाएगी, है ना। एक तो आपने हिंदी ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, तब तो आपके लिए एकदम बेटर है। और यदि आप नहीं पढ़ के आ रहे हैं, फिर आपको लगता है कि अब हम संधि पढ़ेंगे, तो मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा अत्यधिक में कौन सी संधि है? आयादी संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, या फिर गुण संधि? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अत्यधिक की बात कर ले, अत्य प्लस अधिक हो जाता है तो ये हो जाती है यण संधि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विश्लेषण, जरा समझना, सर्वनामिक विशेषण है। मैंने आपको बताया था कि विशेष्य और विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे गाय काली है, तो काली क्या है? उसकी ये विशेषता है। तो विशेष्य कौन है इसमें? गाय। विशेषता क्या है इसका? विशेषण, मतलब कि गाय कैसी है? काली है। विशेष्य क्या है? गाय है। काली क्या है? इसकी विशेषण है, ये विशेषता है, ठीक है। का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है सर्वनाम में। कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौभाग्य है, 5 लीटर दूध खरीदे। देखो आओ जरा एक बात हम आपसे कर लेते हैं। ये कह रहा है वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, तो ये कैसी है? सैकड़ों लोग, मतलब कि इसमें गिनती हो रही है। 5 लीटर इसको माप तोल कर रहा है, तो ये बी और डी तो होगा नहीं। कोई आदमी आ रहा है, वह बहुत सौभाग्य है। अब देखो बहुत जो यहाँ पर शब्द लगा और सौभाग्य जो शब्द लगा है, एक सकारात्मक की तरफ जा रहा है, बहुत की तरफ जा रहा है, कोई गिनती की तरफ जा रहा है, ऐसे परिमाण की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा।
इसमें जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि कोई आदमी आ रहा है, तो ये एक सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। अब आपको एक सही विराम चिन्ह के बारे में इसको बताना है। जैसे राम नरेश गोबर गणेश, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार आ रहे हैं, क्या आप। अब देखो जैसे ही क्या है, ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाना चाहिए, तो इसमें तो ये गलत ही आएगा, मतलब कि डी तो होगा ही नहीं, जरा ध्यान रखना। तो देखो ना ही इसमें राम, ये गलत है। इसमें होता है राम लक्ष्मण, दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो ये जो होगा ना राम लक्ष्मण, यहाँ राम की जगह अर्धविराम नहीं लगेगा, तो ये तो वैसे भी गलत है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो देखो इसमें क्वेश्चन ही कर दिया है, अब ये बच्चे ने क्वेश्चन मार्क किया, ये गलत है। राम नरेश गोबर गणेश ऐसे थोड़ा ही नहीं कहा जाता है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनो सुनो। देखो अब सुनो, फिर हलंत लगाया गया है अर्धविराम, फिर सुनो वह गा रही है, या सुनो सुनो वह गा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अब देखो विलोम शब्द आपको बताने हैं, ठीक है। विलोम मानी होता है उसका अपोजिट, मतलब कि विपरीत, विपरीत। तो यहां पर पूछा गया है कि जैसे अल्पज्ञ का होता है अवज्ञ, अकुचन का प्रसारण, स्थावर का चंचल, या फिर सन्मुख का उन्मुख। तो वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहाँ पर जो विलोम शब्द है, इसमें अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अकुचन का होता है आपका प्रसारण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको देख लेता हूं क्या आपको ये विजिबल हो रहा है या नहीं। ओके कट रहा है, इसको और छोटा कर लेते हैं। अब देखिएगा आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके यहाँ पर क्या है डियर एस्पिरेंट्स, आपको एक निर्देश देके रख रखा है, ठीक है, और उसमें 12 से 16 तक के आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। इस पैसेज को पढ़ना है और फिर उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने। बहुत ही इजी सा है, आइए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश पर आधारित हैं। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। इन्होंने बता दिया कि राष्ट्र की प्रगति किस पर है, राष्ट्र की प्रगति किस पर है, संस्कृति के बल पर है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। तो इससे जीवन भी कैसा है, सुखी है, शांत है, उपयोगी है, आनंदमय है, ये बन रहा है। किससे बन रहा है, सांस्कृतिक से। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। अब जरा समझना, यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होकर के बावजूद भी क्या हो दिखता है, आपको अंतर दिखता है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनों का नाम संस्कृति। अब जीवन को आप उन्नत बनाते हैं तो उसमें भी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है डियर। और उन साधनों से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। और वहीं से क्या है, जो वहां से साधनाओं से प्राप्त जो आपका जीवन प्रणाली ही आपको देखने के लिए मिलती है, वहीं से सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो इन्होंने कहा है खासतौर पर किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो गद्यांश का शीर्षक क्या है, गद्यांश का शीर्षक यहाँ पर कल्चर को हेरिटेज करके दिखाया हुआ है, एकदम संस्कृति पर फोकस है। राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान है, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान है, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान है, और राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान है। देखो कुछ शब्दों को समझो डियर, आपको ये पैसेज न केवल पढ़ना है बल्कि समझना है पढ़ते हुए। अब कैसे आपको समझना है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृति शब्द की बात की गई है, कहीं पर भी इस पूरे पैसेज को पढ़ो आपको प्रकृति शब्द नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। उसके साथ साथ परिस्थितियों की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। अब राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान है, ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। मतलब कि अगर राष्ट्र का विकास हो रहा है तो उसमें
संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने के लिए मिलेगा डियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर आप देखोगे 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, ये सभ्यता में योगदान नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ओके, ये कह रहे हैं आपसे कि राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है। तो राष्ट्र कला के बल पर, साहित्य के बल पर, संगीत के बल पर। क्या इसमें संगीत, साहित्य, कला की बात की गई थी? ऑफकोर्स नहीं की गई थी। तो यहाँ पर किसकी बात की गई थी? संस्कृति के बल पर राष्ट्र क्या कर रहा है? आपका प्रगति कर रहा है, आपकी उन्नति और तरक्की आपको करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की है। अब देखो, प्रत्येक राष्ट्र की जो संस्कृति है वो कहाँ की है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति के बारे में आपसे क्या है? पूछा जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की क्या है? कलात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करती है? नहीं, कलात्मक परिस्थितियों की तो कोई चर्चा परिचर्चा यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो गलत है। भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, औद्योगिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, यदि आप किसी राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं, यदि आप किसी राष्ट्र की परिस्थिति की बात करते हैं, तो उसका अगर विकास की बात करते हैं तो उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियों पर वो निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है 15 नंबर का, और समझिएगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द आपको गद्यांश में नहीं देखने के लिए मिलता है। तो कौन सा शब्द है इसमें? परिस्थिति, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति। देखो, यहाँ पर जो शब्द आपको नहीं देखने के लिए मिलता है वो है आपका प्रकृति। जो प्रकृति शब्द है इसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है गद्यांश में। बाकी परिस्थिति की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है और सभ्यता की बात की गई है, परंतु किसकी चर्चा नहीं है? प्रकृति की चर्चा नहीं की गई है डियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। सभ्यता और संस्कृति में क्या है? सभ्यता और संस्कृति में एक घनिष्ठ संबंध के रूप में दिखाता है। ये कह रहे हैं घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ऑफकोर्स वो लाइन याद है आपको, मेरे को तो याद है, आपको भी होनी चाहिए। और यदि आपको नहीं लाइन याद हो रही है तो डियर फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम देना है आपने, और एग्जाम देना है आपने तो आपको चीज अब तो कंठस्थ होनी चाहिए। पढ़ते समझ में आपको आ जाना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा है, फिर तो एग्जाम हॉल में पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है? घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। ये बात सभ्यता और संस्कृति में आपको मिल जाएगी उस पैसेज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं डियर। देखिए डियर, आइए देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखो, जब आप हिंदी की बात करते हैं और हिंदी के विकास की बात करते हैं तो वहां पर कई चीजें आप पढ़ते हैं। तो जैसे अवधि है, इसमें मगधी अपभ्रंश बना। शेर जो आपकी शोर सेनी है अपभ्रंश है, इससे बदल के क्वेश्चन को पूछा गया है। शोर सेनी अपभ्रंश से कौन सी विकसित हुई है? तो अवधि हुई है। अवधि किससे विकसित हुई है? तो शोर सेनी से विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है। बताइए, ये आपको बताना है किस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? मतलब कि आपसे पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण संबंधी, अब आपने ये पढ़े होंगे व्यंजन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं जो व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें की गई है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये पूर्ण विराम की बात कर रहा है, तो ये तो होगा। लोग
मजदूरों का शोषण करते हैं। पूरा सिंपल सा वाक्य है, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, बात सही है। उसे धोखा देकर लूट लिया। जमींदार के पास 2 सिपाही थे। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन मार्क की तरफ आपको क्या कर रहा है, हिंट्स देने का प्रयास कर रहा है। अब यहां पर क्या है, आपसे वर्ण जो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है वो आपको बतानी है, मतलब कि आगे का पीछे कर दिया गया। उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे लूट लिया धोखा देकर, उसे लूट लिया धोखा देकर, है ना, तो ये ऐसा होना चाहिए। उसे धोखा देकर लूटा नहीं, उसे लूट लिया। क्यों लूट लिया, धोखा देकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का सी का करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें गलत है। ठीक है, बाकी के इसमें सब सही है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी देखो आपने उस पर फोकस किया होगा तो चीजें बड़ी ही स्पष्ट आपको समझ में आ गई होंगी। देवनंदी ये तो है, भागीरथ ये भी है, तिरपंथगा ये भी है, जो आपकी तिरपंथगा है ये भी है, लेकिन रवित नया की बात कर ले, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लोधंती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती। तो ये एक ऐसी है, एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में ये निकल करके आई है, तो वहां से क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं एज ए लोकल लैंग्वेज से। तो बुंदेली से ये निकली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जो आपकी लोधंती है ये किस भाषा से निकली है प्यारे, ये बुंदेली से निकली है। 21 में है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। जैसे विसर्ग कहाँ पर लगाया जाएगा, ओष्ठ्य, अनुनासिक, कंठ, तालव्य। तो विसर्ग आपको कहां पर लगता हुआ मिलता है, जो कंठ से शब्द बोले जाते हैं, जैसे अंतः बोला जाता है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अंतः, अतः होता है कि नहीं, अतः। तो पढ़िएगा इसको, अतः कहां से आवाज निकल रही है, ये कंठ से आवाज निकलती है, अतः। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। घोंगा वसंत मुहावरे का अर्थ है, घोंगा वसंत मुहावरा, तो आपसे मुहावरे भी पूछे जाते हैं। तो घोंगा वसंत मुहावरे का अर्थ होता है व्यवहार कुशल होना, वश में होना, बुद्धिमान होना, मूर्ख होना। मूर्ख होना ही कहलाता है घोंगा वसंत मुहावरा। ठीक है, मूर्ख होना ही कहलाता है। तो अगर कोई मूर्ख है, देखो घोंगा एक शुभ में जाना जाता है। और आपने देखा होगा पहले क्या होता था, आप बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं, जब इकोनॉमी में आपको बढ़ाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा कि जो मुद्रा का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, और उसके साथ साथ इसमें जो घोंगे हुआ करते थे इसको बार्टर सिस्टम में कैसे यूज किया जाता था मुद्रा की जगह। तो वैसे ही क्या होता है, ये शुभ माना जाता है, मतलब कि घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। 23 नंबर का क्वेश्चन है, द्विक रूपती संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपकी भविद्या, अच्छा सदुपयोग, गजराज हाथी, या अच्छी संगति। तो इसमें अशुद्ध शब्द नहीं बताया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छी संगति। अच्छी संगति तो अच्छी बात होती है, बुरी संगति गलत बात होती है, स्वाभाविक है। तो द्विरूक्ति का जो संबंधी अशुद्धि शब्द नहीं है, बाकी के तो सब ये, जैसे अच्छा सदुपयोग, अच्छा दुरुपयोग किया है, ये ऐसे बोला जाता है। आपकी वहदिया, गजराज हाथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको तत्सम नहीं बताना है। जैसे बानर है, संस्कृत का शब्द है, ये तो तत्सम होगा। छुर है, ये भी होगा। क्षेत्र है, ये भी होगा। तो कौन सा नहीं है, खार। खार एक तद्भव शब्द है डियर, क्या है ये आपका, एक ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 25 का है, 25 का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, और बताइएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ये कौन सी बात हुई? अभिनंदन पत्र क्या होता है? छात्रों ने प्रधानमंत्री को पत्र प्रदान किया, ऐसे होना चाहिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर, घोर शब्द नहीं होता है प्यारे, इसमें घनिष्ठ होता है जब भी ऐसा शब्द आता है, घनिष्ठ शब्द को यूज किया जाता है, घोर नहीं होता है इसकी जगह। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों नहीं होता है यहाँ पर, अनेक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, बिल्कुल शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होते हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है पैसेज। एक बार देख लेता हूँ। ओके, पैसेज पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 to 30, मतलब कि लगभग आपसे 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का हमको आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ के। जैसे हिंदी के क्वेश्चनों का हमने दिया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं आपसे, जरा इस चीज को थोड़ा फोकस करना। राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसके आधारित इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनका राइट आंसर आपको देना है। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम। नंबर 1 कैन गैनी that some of them are of a serious nature and must be attacked with vigor and determination. Our national objective have been defined clearly. We aim at a providing every citizen with a basic necessities and complete freedom to lead a life of his or her own choice. We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of his religious belief, will occupy an equal and honored place, honored place, and be given full and equal opportunities for growth and service. We aim at ending untouchability and doing away with the present inequalities of status and wealth. We are opposed to the concentration of wealth in a 5 hands. क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया, आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके आधारित, इस पे बेस हमें क्वेश्चन का आंसर देना है प्यारे। क्या करना है, अब इसी पर बेस हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो आओ अब एक एक आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 26 को देखो। दिस पैसेज कुड नॉट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए स्पीच, ए बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का, 26 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कहीं भी प्रोफेशनल की बात, लेटर की नहीं की गई है, संविधान की बात नहीं की गई है, और उसके साथ साथ आप देखोगे बुक पॉलिटिकल साइंस की भी बात नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। द अंडरलाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वाइगोर मीन्स, इसका अर्थ आपको बताना है वाइगोर का। तो बताइएगा फिजिकल टेंशन है क्या, आपको फोर्सफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, लॉसेस टेम्पर, या फिर फोर्स। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब होता है वाइगोर्स का मतलब होता है फोर्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 28। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट। आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है 28 में।
द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन आर लाइक एनीवन इल्सिस। बी में कह रहे हैं देयर इज नो अनकरेंटली अबाउट our national objectivity. Our goal is to build an Indian freedom इधर थोड़ा सा है, economics explanation. Some of our problem can be handled only by strong people. तो बताइएगा इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कि रोंग है। तो इसमें गलत है आपका द इंडियन पीपल सॉरी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन आर लाइक एनीवन इलेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही इसमें गलत है, बाकी के आपके इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है 29, व्हाट इज द सिनोनिम। अब देखो यहाँ पर सिनोनिज्म से क्वेश्चन आएंगे आपके, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, तो उनको भी हमें करना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द, एक शब्द देके रखा हुआ आपको पैराशल वर्ब गोइंग अवे विद, ये आपको बताना है गोइंग अवे विद यूज इन द पैसेज। अब ये कहां पर किया गया है, ये इसमें क्रिएट की बात की गई है, या फिर उसके साथ साथ रिमेन फॉरवर्ड की बात की गई है, डूइंग विद की बात की गई है, या फिर एब्लिश की बात की गई है। तो इसमें जो बात की गई है वो है आपका एब्लिश, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 30 नंबर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव दिस टू। तो बताइएगा इसका 30 का करेक्ट आंसर क्या है। फेवर द करेक्शन कॉन्करेनेशन ऑफ वेल्थ इन अलाउ एंड क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिविटी इन द कंट्री। डी में कह रहे हैं कि प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो आपका नेशनल ऑब्जेक्टिविटी है तो वो क्या है, वो खास तौर पर है प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जो विदाउट इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये तो थे पैसेज पर। अब आता है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बारे में आपको बताना है, दी दास इज यूज्ड, तो ये कहां पर आपसे किया गया है। तो पहला है टू इंडिकेट ए एब्रूप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थ्रू, टू रिज्यूम ए एक्सट्रेटेड ऑफ सब्जेक्ट। तो इसको कहां पर यूज किया जाता है, द देश इज यूज। तो ये जो यूज किया जाता है खास तौर पर ये दोनों में किया जाता है, चाहे वो आपका इंडिकेट एब्रूप्ट में हो, उसको स्टेप चेंज और थ्रू इसमें भी होता है, उसके साथ साथ रिज्यूम और स्क्रेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, मतलब कि सी इट इज करेक्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब एक सेंटेंस आपको देके रखा है, सेंटेंस क्या है, दीपक हैज ए पंचायत फॉर फाइन प्रॉपर्टी। अब ये कह रहे हैं पोएट्री, दीपक हैज ए पंचायत, एक शब्द है यहाँ पर पंचायत फॉर फाइन पोएट्री। अब ये बताना है आपको इसमें क्या आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेनिंग होगा, डिजायर होगा, बेस होगा, या फिर लिंकिंग होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक फिल करना है, इसमें ब्लैंक जो देके रखा है आपको, एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको भरना होता है, रखना होता है और उसको पढ़ना होता है। जैसे द एयर इंडिया इश्यूज कॉन्सिनल टिकट्स दिस इज डे, या ऐसे आपको इसमें रख करके इसको फुलफिल करना है और फिर समझना है कि इसमें करेक्ट कौन सा हो जाता है। अगर हम देखें द एयर इंडिया इज इशूइंग कॉन्सिलेशन टिकट्स
दिस एंड डेज, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यही इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। क्योंकि डेली बेसिस पर ये इश्यूज हो रहा है तो इसलिए ये देखने के लिए आपको मिलेगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट ऑफ करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, समवन गिवन हर बुलडॉग। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ये एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा डियर, ए बुलडॉग्स वाज गिवन टू हर, ऑप्शन नंबर बी। आपको देखो जो पैसिव वॉइस है ये आने चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस जो हम पढ़ते हैं तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कितने, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड। अब इसमें बताना है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 35 नंबर के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, फिर उसमें आपको अर्धविराम देखे हुआ है ना। डिड यू पेंट इट क्वेश्चन मार्क, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट क्वेश्चन मार्क, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। अब देखो शब्द में तो सेम वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको राइट बताना है। जैसे देखो, एक तो अर्धविराम मतलब कि क्वेश्चन मार्क करेगा, पूर्ण विराम तो नहीं होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाह क्या पेंटिंग है, ठीक है, बहुत सुंदर है। डिड यू पेंट इट मतलब कि किसने, तुमने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ट्रांसफॉर्म ही फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स टेंसेंट। अब आपको क्या है, सिंपल है, जैसे ही एडमिटेड इज मिस्टेक। अब इसको क्या करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग ए मिस्टेक। बी में कह रहे हैं कि ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। सी ही एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन। डी में कह रहे हैं ही एडमिटेड टू मेकिंग ए मिस्टेक। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब कि ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, चॉइस द करेक्ट वंस विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द पेयर्स ऑफ ए अंडरलाइंस वर्ड। अब यहां पर देखिएगा, ये जो अंडरलाइन वर्ड इन्होंने देके रखा है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आई एम लाइक ए कोग इन द व्हील ऑफ द कंपनी। अब इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट, इस वर्ड के बारे में। ए में कह रहे हैं एन इम्पोर्टेंट पर्सन, बी दी लेस्ट पेड एम्प्लॉय, सी एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, और डी ए टेक्नीशियन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। टीचिनेशन हो जाएगा, टीचिनेशन, डी में आपका टीचिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई एम ए लाइक ए कोग इन द व्हील ऑफ द कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई एम लाइक ए एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन व्हील ऑफ दिस कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38, फाइंड आउट द मिसप्लेट वर्ड। अब यहां पर आपको क्या है, मिसप्लेट वर्ड के बारे में बताना है। इसमें बताइएगा इसमें मिसप्लेट वर्ड कौन सा होता है, जूम कर देते हैं थोड़ा, बताइएगा मिसप्लेट वर्ड, मिसप्लेट वर्ड इसमें कौन सा है। रिजाइन ये तो ठीक है, बिलीव भी ठीक है, साइज भी ठीक है, SIEZ, हाँ ये सही है, SEIZ ये भी ठीक है। अगर हम देखें डिसाइब जो है ये गलत है, ये इसमें मिसप्लेट वर्ड किया गया है। ठीक है, डिसाइब ऐसे नहीं होता है, वो डिसाइब होता है, क्या होता है, डिसाइड होता है, खासतौर पर ये डिसाइब होता है, ये नहीं होगा डिसाइब होगा। नेक्स्ट, चॉइस द करेक्ट वर्ड विच इज ऑप्शन, opposition is the meaning
ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर एक रिकेटेड वर्ड दे के रखा हुआ है और इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रिकेटेड मतलब कि एडवांस, अप्रोच, फॉरवर्ड या फिर रुश। तो इसमें हो जाता है एडवांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। रिकेटेड जो वर्ड होता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, देख लेते हैं आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं। ओके, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको देखिए रखिए एक स्पीच है और उसके बारे में आपको बताना। देखिए, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। ए में कह रहे हैं आई रिक्वेस्ट हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। आई suggested him that they should go out for a walk. I told him that they should go out for a walk. I suggested to him that we should go out for a walk. तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है। I said to him let us go out for a walk। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए अगर हम देखें 40 नंबर को अगर हम समझें तो 40 नंबर में जो इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि ये आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक मतलब कि एक सजेशन की तरफ हमें दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ना कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, देखो आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर डी नहीं हो सकता क्या, आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, नहीं ये कदापि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी की बात कर रहा है, हम की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा वो जाने की बात कहेगा सिंगल पर्सन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बी इसका राइट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके खास तौर पर, ये तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन थे और पूरे देखिएगा कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन आपसे हिंदी इंग्लिश के हैं, प्योर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे 40 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश पर पकड़ है तो आपका फिर भी इसमें सीसैट का क्वालिफाई हो जाएगा, और यदि नहीं है तो आपका मैथ रीजनिंग पर और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उस पर पकड़ होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे आपसे जो भी कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे आपके। मैं इसको रीज कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। आइए, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखेगा और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है क्वेश्चन को पढ़ें और करेक्ट आंसर दें। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज व्हाई द पीपल अस ए मेथड ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि इनमें से किसको यूज किया जाता है, मतलब कि यूज नहीं किया जाता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग नहीं लाया जाता है। तो किसको नहीं लाया जाता है, जब भी कम्युनिकेशन ऐसी कोई त्रुटि होती है इसमें से किसको यूज नहीं किया जाता है। ट्रायल एंड एरर, फंक्शनल फिक्सडनेस या फिर हेरिटेस्टिक या फिर एल्गोरिदम। तो इसमें खासतौर पर जो प्रकारात्मक स्थिरता है, जो आपकी फंक्शनल फिक्सडनेस होती है, इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, कोई नहीं करता है इसमें। ठीक है, तो कोई भी पीपल इस चीज को यूज नहीं करता है, लोगों द्वारा इसको यूज नहीं किया जाता है। प्रक्रियात्मक जो स्थिरता है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती, थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन होता तो करते। हाँ, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे, इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43, ये कह रहे हैं पराभाषा मतलब कि परा लैंग्वेज संबंधित है, और ये परा लैंग्वेज 2022 वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने के लिए मिला, तो 23 में भी है। अधोगामी संप्रेषण से, अंतव्यक्तिक कौशलों से या फिर अवाचिक संप्रेषण से या वाचिक संप्रेषण से, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरल जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो आपको परा लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है इसमें खासतौर पर ये मिलती है आपको नॉन वर्बल जो आपकी कम्युनिकेशन होती है उसमें आपको मिलेगा, खासतौर पर अवाचित संप्रेषण में आपको परा लैंग्वेज मिलता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, 44 देखिए, विच टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम वाज यूज्ड व्हाई कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि समस्या समाधान को कोहलर के द्वारा किस प्रकार समस्या का प्रयोग किया गया है।
वर्बल मटेरियल के द्वारा, या फिर डावर प्रॉब्लम के द्वारा, पजल बॉक्स के माध्यम से, या नॉन ऑफ दीज। शाब्दिक सामग्री, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, पहेली, मंजूषा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कोलर महोदय साहब थे, इन्होंने खासतौर पर जो किया समस्या के समाधान में, वो थे अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, मतलब कि डोटर, जो आपकी डिओटर प्रॉब्लम थी उससे इन्होंने किया था। तो मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलर ने समस्या का जो प्रयोग किया समाधान का, वो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं की बात की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक, एक तो होती है औपचारिक जो लीगल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क? तो कौन सा इसमें नहीं है, यह आपको बताना है इनफॉर्मल में। जैसे पूछा गया है गोशिप, या फिर उसके जैसे गोशिप मतलब कि गपशप कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी संभाव्यता, सर्कुलर, या फिर उसके साथ साथ समूह जिसको क्लस्टर बोलते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या? देखो, जो आपकी सर्कुलर होती है, सर्कुलर जो परिपत्र होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको दिखाई देती है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसमें गपशप कह रहे होंगे, नहीं बच्चे वो गपशप नहीं होती है। 46 को देखिएगा, इंडिडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, मतलब कि अवगमनात्मक तर्क आधारित है। विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर, या दोनों प्रकार के सिद्धांतों पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 46 नंबर। स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल पर ये देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब कि ए, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगमनात्मक तर्क आधारित यहाँ पर मिलता है डियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम एक प्रकार है, एल्गोरिदम इज ए टाइप ऑफ, मतलब कि कैसा है एल्गोरिदम? ये जो खासतौर पर काम करता है मैकेनिकल सोल्यूशन होता है, यांत्रिक समाधान के रूप में काम करता है। जो कंप्यूटर होते हैं इसमें भी एल्गोरिदम काम करता है। तो जो 47 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए आपको मिलेगा। रूल ऑफ थंब नहीं होता है, मीन्स एंड एनालिसिस, या फिर हेरेटिक्स, मतलब कि स्वयं सोच से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 48, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म। अब देखो ये तो खैर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ पर नहीं। मैथ और रीजनिंग तो हमारी जो अगली क्लास होगी इसका पार्ट सेकंड जो होगा उसमें देखेंगे। इस क्लास में तो केवल हमारा जो टारगेट है उस पर रहेंगे फोकस। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार पहले ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। आंतरिक तनाव जब तेजी से स्थिति के कारण उत्पन्न हो, जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट occurs when people receive informal incompatible with their value system is now us। तो बताइएगा कॉग्निटिव डिस्कशन, पॉलिटिकल डिसोनेशन, या फिर सोशल विसंगति, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय विसंगति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ऐसी स्थिति में जो देखने के लिए आपको मिलेगा खास तौर पर उसमें आपको मिलता है संज्ञानात्मक विसंगति। जो कोग्निटिव आपको विसंगति होती है उसमें आंतरिक तनाव जब तेजी से ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसमें है संज्ञानात्मक, क्या है? कोग्निटिव डिसोनेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है घनाभ वाला। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। देखो, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे डेड डैश कहा जाता है। देखो हुआ क्या है, मान लीजिए आपने कोई केस सुलझाया है और फिर से ऐसा केस, उसी टाइप का केस आपके सामने आ जाता है, तो आपके मस्तिष्क में रहता है अच्छा मैंने वो केस सुलझाया है तो उसके बेस ये केस सुलझेगा। तो इससे क्या है, एक मानसिक विन्यास हो गया, मतलब कि आपका एक मेंटल सेट ऐसा हो गया है, फिर आप उस तरीके से चीजें करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल सेट। ठीक है, इफ ए सब्जेक्ट attempts to solve a problem on the basis of his past
एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर। फंक्शनल फिक्स्डनेस प्रोड्यूस डैट डैट डैश इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मतलब कि प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डैट डैट डैश उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? सहायता, बाधा, आंशिक सहायता, या इसमें से कोई प्रभाव भी नहीं मिलता है। तो ये जो प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान कैसा करती है? अगर कोई सॉल्विंग है, देखो फिक्शननेस है फंक्शनल, अगर आप में कुछ चेंजेस नहीं है, आपके अंदर वही चीजें फिक्स हैं, आप परिवर्तनशील नहीं है, तो बाधा प्रोब उसमें ब्लॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉकिंग। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, ये भी मैथ का, ये भी रीजनिंग का, ये भी मैथ का, ये रीजनिंग का। ठीक है, आइए जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 61। कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब दो तरीके के तर्क हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 21 में पहला तर्क कह रहा है हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि राजनीति में एक्टिव होना है। ये बात है गलत। अगर राजनीति में एक्टिव होंगे तो फ्यूचर में आप देखोगे जो आपके राजनेता है वो कैसे बनेंगे। गलत है ये तो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां से निकलते हैं लड़के लड़कियां इस चीज को लेकर के। दूसरे में कह रहे हैं हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। ये बात सही है, और ये आपको प्रेजेंट में भी दिखाई देगा, और आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से ये आपने देखा भी होगा। आजकल कॉलेज से चीजें हो रही हैं। बिहार के एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कन्हैया, जो दिल्ली से वो खड़े हुए थे, तो कहाँ से निकले हैं? डीयू से, है ना। तो वो भी तो यहीं से आए हैं। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। केवल प्रवर्तन इसमें तर्क जो है, आर्गुमेंट इसमें सेकंड स्ट्रॉन्ग है, बाकी का पहला गलत है। नेक्स्ट देखो, ये आया चित्र वगैरह है, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 66। 66 नंबर का क्वेश्चन को समझिएगा। विच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज इन एनिमल सब्जेक्ट एमोक फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? पहेली, मंजूषा, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, या फिर दूहरी उसके साथ साथ क्रमांतरण समस्याएं, और यहाँ पर है एनाग्राम में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? तो देखो इसमें किसको यूज नहीं किया जाता है? वो है आपका एनाग्राम्स। ठीक है, क्या है? एनाग्राम्स जो होता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एनाग्राम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 67। अब यहाँ पर देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, इसको जरा देखिएगा। 69 ना तो ये रीजनिंग का है ना मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखो यहाँ पर है, एक क्रम में आपको चीजें लगानी है। ठीक है, सर्वाधिक अर्थपूर्ण में इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आनी चाहिए आपकी साइकिल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आनी चाहिए साइकिल, 3 पे आ जाएगी साइकिल। फिर उसके बाद में क्या आनी चाहिए? कार आनी चाहिए, क्योंकि ये 2 आ जाएगा, छोटी होती है इससे बड़ी होती है। फिर उसके बाद आएगी बस, मतलब कि 4 नंबर पर, और 1 नंबर पर आ जाएगी ट्रेन। तो ट्रेन तो सबका पीछे आएगी, सबसे बड़ी है। तो ये हो जाएगा 3 2 4 1। कहाँ पर है? 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 11 नहीं है, कभी इसको 11 समझने लगो, 1 है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन। अभिकथन है आपका, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कारण है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता। ऐसी बात तो नहीं है, क्या कहा गया आप कुछ भी थोड़ा ही नहीं बोलोगे, है ना। आप कुछ भी थोड़ा ही नहीं बोलोगे, उसमें कुछ चीजें होती हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों बातें सही है, लेकिन इसका ये सही व्याख्याकार नहीं है। तो मतलब कि अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्याकार नहीं है, इसकी एक सही व्याख्या ये नहीं करता है। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 74 सॉरी 74 नंबर का क्वेश्चन। ओके,
देखिए ये कह रहे हैं एक सभ्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है सूझबूझकर अनुमान का या प्रयास एवं त्रुटि। अगर मान लीजिए कोई अपने बार बार मल्टीपल टाइम वो फेलियर हो रहा है तो ट्रायल एंड एरर, अगर वो उसमें सुधार कर ले जो त्रुटि है और फिर प्रयास करे तो वो आवश्यक रूप से ही उसको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें सूझबूझ नहीं होता है, इसमें प्रयास और त्रुटि होती है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है। अरेंज करना है आपको एलिमेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट, आपको क्या करना है सीक्वेंस लगाना है। देखो स्रोत है, माध्यम है, प्राप्त करता है, संदेश है, प्रतिपुष्टि है और शोर है। पहले बात क्या होगा, स्रोत आपको होना चाहिए, प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट में होगी डियर, मतलब कि फीडबैक तो आपको बाद में मिलेगा, स्वाभाविक है, तो फीडबैक सबसे बाद में आना चाहिए, तो ए आंसर नहीं होगा और बी आंसर नहीं होगा। अब या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर आपका ये होगा। देखो जो सोर्स क्या है, पहला आपके सबसे पहले सोर्स पता होने चाहिए कि सोर्स क्या क्या है, सोर्स आपको पता हो, स्रोत, उसके बाद में संदेश किस पे आप लिखोगे, भाई स्रोत हो गया, उसके बाद में संदेश क्या है आपका, ठीक है, मैसेज क्या देना चाहते हो, उसके बाद में चैनल आता है और चैनल के बाद में आती हैं चीजें रिसीवर, रिसीवर के बाद में जो चीजें आएंगी वो देखने के लिए मिलेंगे आपको नॉइस, मतलब कि शोर क्या है, 6, उसके बाद आता है फीडबैक। तो 1 4 2 3 6 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर है 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लिस्टिंग, मतलब कि श्रवण का कौन सा इसमें तत्व नहीं है, जैसे प्रतिक्रिया करना, अनयन करना, संवेदन करना, मूल्यांकन करना। बताइएगा 78 का राइट आंसर क्या है। देखो कभी भी आप किसी का परसुएशन करोगे तो ये श्रवण में नहीं आता है, अगर आप रिस्पॉन्सिंग कर रहे हो फिर भी आता है, सेंसिंग है फिर भी आता है, एबुलेशन करते हो, एबुलेटे जिसके एबू इसको बोलते हैं एबुलेटिंग, एबुलेट होता है ना, तो एबुलेटिंग अगर आप करते हैं वो भी आता है, लेकिन किसी का अनुयन करना, उसको आप परसुएट कर रहे हो, समझा बुझा रहे हो, तो वो श्रवण में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका 80। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली विद हिज इमीडिएट सुपियर एंड सब ऑर्डिनेट, मतलब कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। तो कौन देता है इसमें, समूह श्रृंखला, गपसप श्रृंखला, चक्र श्रृंखला, एकल श्रृंखला। देखो अगर कोई गोपनीय देना चाहता है तो उसमें खासतौर पर सिंगल चैन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि समूह है ना, क्लस्टर है, तो उसमें तो फैल से खुल जाएगा, गपसप है एक तो नहीं कई होंगे, चक्र है तो वो तो सब खुल जाएगा, जो गोपनीय बात है आपकी वो तो सब आप देखोगे चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, खासतौर पर एकल जो आपकी सिंगल चैन होती है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, संचार मॉडल के विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है, हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप या फिर असंकेतीकरण, अनुयन जिसको परसुएशन कहते हैं, या फिर संकेतीकरण। संचार मॉडल में विचारों को आप संदेश में डालना है तो कैसे आप डालोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संकेतीकरण करना होता है, इनकोडिंग करनी होती है, डिकोडिंग नहीं होती है, इनकोडिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, इनकोडिंग। ऑप्शन नंबर डी, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। 83, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो इसमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा आपको नहीं दिखती है, बताइएगा। तो इसमें है आपका खास तौर पर शारीरिक रूप से व्यस्त संदेश, तो ये इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि शरीर से वो व्यक्त कर रहा है, मस्तिष्क से थोड़ा ही नहीं कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रीड कर रहा है आपको, एक्सप्रेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन है उसकी, एक्सप्रीड मैसेज जो दे रहा है बॉडी लैंग्वेज से दे रहा है। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन, अभी कथन है आपका ए, संचार की प्रतिष्ठा, संचार की स्पष्टता माफ कीजिएगा,
प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कारण है क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग मतलब कि समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें क्या है, ए सत्य है परंतु आर इसमें गलत है, क्योंकि कह रहे हैं समय निर्धारित प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, गलत है ये। तो भाई एक समय के अनुसार चीजें होती रहें तो बेटर होती हैं, अन्यथा चीजें तो मिली लेकिन लेट से फिर उसका क्या फायदा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें से चयन करना है। ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये कहा था आपके किसने, स्ट्रेट्राक ने। क्या कहा था, जो आपके सेट्राक थे, सेंट्राक ने इस बात को कहा था। सेंट्राक कौन थे, सेंट्राक, इन्होंने कहा था खासतौर पर। Who has said decision making involve evaluating alternatives and making choice among them। तो इन्होंने कहा था सेंट्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 अभिकथन है आपका अंत्यवैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंत्यक्रिया का एक भाग है क्योंकि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक होता है और इसलिए बहुत जरूरी है। तो बात इसमें सही होनी चाहिए, है ना। तो क्या इसमें सत्य है, देखो अंत्यवैयक्तिक संप्रेषण सामाजिक अंत्यक्रिया का एक भाग है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। अब इसमें से कौन सा है जो अफवाह को नहीं सुलझा सकता है, वो कौन सा तरीका है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये है समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। अगर आप किसी को बताओगे नहीं, है ना, तो आप कैसे चीजों को सुलझा सकते हो। बाकी की सही है, कारणों को कम करना सही है, छुप जाता है। तथ्य उपलब्ध कराना ये भी हो जाता है, और विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना ये भी ठीक है। लेकिन इसमें गलत पूछा गया, ठीक है। तो समुदाय के नेताओं से आप तथ्य छुपा लो तो कैसे आप अफवाहों को सुलझाने का तरीका, ये तो नहीं होगा। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। तो कौन सी विधि है इसमें सफलता पाने की गारंटी जो देती है, वो है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम जो मेथड्स होता है ये इस पे काम करता है। ठीक है, ये समस्या समाधान की सफलता पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये श्याम राम मित्र है ये सब। अंधा और अंधा नहीं का एक उदाहरण है, देखो ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज ए एग्जाम्पल ऑफ, किसका है ये जब बताना। अंधा, तो ये किसका है, गुणात्मक क्वांटिटेटिव डेटा का होता है। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 97, सम व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो ये जो विकसित करने का श्रेय इसमें दिया जाता है वो दिया जाता है एरिक वर्न को। किसको दिया जाता है, एरिक वर्न को ये दिया जाता है। ओरिजिनली हु डेवलप्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन एनालिसिस, तो ये एरिन वर्न ने इस चीज को विकसित किया था। 98, उसके बाद 99 और ये 100, ये सब आपके क्या है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं। तो डियर ये था आपका जो पेपर है, ये था आपका पेपर। खासतौर पर आपने देखा और आपने जाना कि जो आपका पेपर है 2023 का यूपी पीसीएस वाला, इसको हमने कवर किया और इसका हमने पार्ट जो आपका पहला है ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर जो आपका सेकंड होगा प्यारे, उसमें खासतौर पर हम मैथ और उसके साथ साथ रीजनिंग इन दोनों के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पार्ट वो आपको कल नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको क्लासेस कैसी लगी फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पर और किसी क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक,
बाय।